नमस्कार साथियों, मैं विकास सर आप लोगों के सामने आज एक नए अभ्यास संध के कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस नौकरी अड्डा 365 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अब ये जो संधि पढ़ा रहा हूँ मैं, ये आपके यहाँ जो अधीनस्थ के वैकेंसीज आती हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, इन सब में संधि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब हिंदी का अगर कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, उसमें कम से कम 2 से 3 प्रश्न तो संधि से आते हैं। आपके उस संधि में से 60% प्रश्न स्वर संधि के होते हैं, 40 में व्यंजन और विसर्ग दोनों होता है। तो हम उसीलिए इस संधि जैसे कठिन टॉपिक को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। संधि की जो भी समस्याएं हैं आप सबकी, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर संधि पढ़ तो लेते हैं, लेकिन परीक्षा के समय संधि हल करने में हमको समस्या होती है। संधि के प्रश्नों को हम पहचान नहीं पाते कि संधि का प्रश्न है क्या। तो आइए हम कोशिश करेंगे कि पहले संधि के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि संधि है क्या। फिर उसके बाद कि जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो हम कम समय में ये कैसे पहचाने कि संधि है, उस संधि का विच्छेद क्या है। यानी कि संधि का अगर मोटा मोटा हिसाब समझा जाए, पक्का पक्का हिसाब, जैसे कि संधि का अगर मोटा मोटा हिसाब समझा जाए तो संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब क्या होता है? मेल। इसका मेल दो वर्णों का, दो वर्णों का मेल क्या है? संधि कहलाता है। और दो वर्णों का अलग होना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। यानी कि अगर मिल रहे हैं तो संधि, और हट रहे हैं या अलग हो रहे हैं तो संधि विच्छेद हो रहा है। तो संधि के बारे में थोड़ा समझाते हैं कि संधि में सम, धा, की, सम, धा, की। आपने देखा होगा कि इसमें सम प्रत्यय है। संधि में कौन सा, सॉरी, उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। धा, धातु है। क्या है भाई? धातु है। की प्रत्यय है। अब ये न पूछना कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। जब उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़ाएंगे तब आपको बेहतरीन ढंग से उपसर्ग और प्रत्यय बताएंगे। सबसे बड़ी चीज ये है ना यहाँ पे कि हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, आपके यहाँ उपसर्गों की संख्या 22 है। 22 उपसर्ग है और एक लाइन में, एक सूत्र में उन 22 उपसर्गों को हमें रट लेना है। फिर उसके बाद हमें वहाँ कठिनाई नहीं होगी। किसी भी परीक्षा में उपसर्ग पूछा जाता है, हम आसानी से बता लेंगे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो संधि जो है, इतने उपसर्ग, प्रत्यय और धातु के मिलने से क्या बनी है? संधि बनी है। बात समझ में आई? अब अगर मैं ये कहूं कि छोटा सा प्रश्न, प्रश्न क्या, पहले हम इसकी परिभाषा की तरफ चलेंगे। संधि की परिभाषा ध्यान समझिएगा। अभी तो हमने बता दिया कि कौन सी धातु, कौन सा उपसर्ग और कौन सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अब समझिए संधि। संधि का हमने मोटा मोटा हिसाब बताया कि भाई संधि का मतलब होता है वर्णों का योग। क्या होता है? वर्णों का योग। यानी कि जहाँ पे दो वर्णों का योग हो वहाँ क्या होगी? संधि होगी। समझिएगा भाई साहब इसको। बहुत ही छोटी चीज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछता है तो वहाँ पर ये टॉपिक मस्ट हो जाता है। इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से अगर नॉलेज ना हो आदमी को तो यहाँ पे आपके प्रश्न प्रायः गलत हो जाते हैं, आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। अब संधि की परिभाषा अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई?
परिभाषा, यानी परिभाषा है दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है। अब विकार का मतलब है परिवर्तन। क्या है विकार का मतलब? परिवर्तन, यानी कि दो वर्ण मिलेंगे तो उस में परिवर्तन हो जाएगा, उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संधि कहते हैं। ध्यान से इस बात को आप लोग समझिएगा। दो वर्णों के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। अब यहाँ समझना ये, सबसे पहले हमें वर्णों का मेल आना बहुत जरूरी चीज है। वर्णों का मेल आपको कैसे आएगा, इसके लिए हमने बताया था आपको वर्ण विन्यास। जब आप वर्ण को अलग करना सीख जाएंगे तो वर्ण का मेल करना भी आपको आ जाएगा आसानी से, कि इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बनने वाला है। जैसे एक छोटा सा कोई भी उदाहरण आप ले लो। मैंने कहा मोहन। क्या कहा मैंने? मोहन। या और कोई वर्ण ले लो। अभ्यास ही ले लो। क्या ले लो? अभ्यास। अभ्यास का अगर वर्ण विन्यास करोगे तो भा में हलंत आधा है, या में हलंत, बड़ा आ यानी दीर्घ आ, फिर सा में हलंत और आ। ये आपका है वर्ण विन्यास, वर्ण को विच्छेद जिसको बोलते हैं, यानी ये आपको आना चाहिए। जब आप किसी शब्द से उसके वर्ण अलग नहीं कर पा रहे हैं, भाई सीधी सी बात है, अगर कोनो शब्द से आप वर्ण ना अलग कर पाओ तो कैसे वर्ण जोड़ पाए, ये बतावा। वर्ण अलग करना बहुत जरूरी चीज है। अगर आप वर्ण अलग करना सीख रहे हैं तो आपको वर्ण जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम अगर लिख दें, शब्द लिख देंगे विद्यालय, एक हम शब्द लिख देते हैं विद्यालय, अब कह दें कि इसके सारे वर्णों को अलग करो, ये कैसे अलग करोगे इसको? ध्यान समझना है। आप लिखोगे वाह, हलंत लगाओगे, छोटी ई की मात्रा है, फिर द्या मतलब आधा द, या बड़ा आ, ला, आ, या आ। भाई इतने वर्ण हैं कि नहीं है इसमें? इतने वर्ण मिलाकर के क्या बना है? विद्यालय। जब आप ये वर्ण अलग करना सीख जाएंगे तब आपको बहुत ही आसानी होगी वर्णों को जोड़ने में, क्योंकि जिसने अलग करना सीखा है वो जोड़ भी सकता है। आपको पता चल गया ना कहाँ से वर्ण अलग हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे थोड़ा सा, कि दो वर्णों के मेल से संधि जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मोटा मोटा अगर मेन देखा जाए तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। बात समझिएगा यहाँ पे। पहला आपका नंबर 1 हो जाएगा स्वर या अच संधि। स्वर या अच संधि। नंबर 2 व्यंजन या हल संधि। व्यंजन, व्यंजन या हल संधि। और नंबर 3 है आपका विसर्ग संधि। कौन सा है? विसर्ग संधि। ये 3 संधियां हैं आपकी। अब इन 3 संधियों में से
सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके, यानी कि अगर मान लो किसी एग्ज़ाम में 5 प्रश्न संधि के आए, तो 5 में से पक्का-पक्का ये 3 प्रश्न आपके यहाँ से होंगे, 1 प्रश्न यहाँ का, 1 यहाँ का या 2 यहाँ का। यानी कि इन दोनों से मिला कर के 2 प्रश्न। चाहे वो विसर्ग के दोनों आ जाएँ, चाहे वो व्यंजन के दोनों आ जाएँ, चाहे एक व्यंजन का और एक विसर्ग का आ जाए। लेकिन ये जान लो कि स्वर से ही अगर 5 आ रहे हैं, स्वर से 3 आने हैं। ये बात यहाँ पर आप समझ के चलो। अब आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि स्वर संधि है क्या। स्वर संधि, पहले तो आप ये समझो कि अगर यहाँ पे संधि के प्रकार की हम बात कर रहे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 चीज हमने पढ़ाया है। भाई 3 संधि हैं। कब कब स्वर संधि होगी, कब विसर्ग संधि होगी, कब व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ पे समझना है कि जहाँ संधि का जोड़ होना है, यहाँ जहाँ संधि होगी, इसके पहले कौन सा वर्ण आना चाहिए? स्वर वर्ण। कौन सा वर्ण होगा? स्वर वर्ण। और इसके बाद भी स्वर। बस समझ में आई? तो जहां स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होगा, वहां पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि अगर होगी तो कब होगी? बोलो भाई। धन है, धन के इधर व्यंजन वर्ण आना चाहिए। कौन सा वर्ण आना चाहिए? व्यंजन वर्ण। और धन के इधर में चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, दोनों में से कोई भी वर्ण हो। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यंजन वर्ण का किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होता है, तो वहां व्यंजन संधि होती है। अब विसर्ग में क्या दिक्कत है? विसर्ग की परिभाषा क्या रहेगी? यानी किसी विसर्ग का एक तरफ विसर्ग रहेगा ये, और दूसरी तरफ क्या रहेगा? स्वर या व्यंजन। भाई अब इससे आपकी परिभाषा क्लियर हो जाती है। क्या क्लियर हो जाती है? आपकी परिभाषा। अब विसर्ग के अलावा आपको एक चीज और देखने को मिल सकती है, वो मिल सकती है विसर्ग की जगह सा हो या रा हो। ध्यान से आपने देखा होगा प्रश्न, रामस, कपिर, हाँ कबीर, कवि, विसर्ग की जगह कवि ही देखा होगा। चाहे आप कवि ही देख लो या कबीर देख लो, दोनों वर्ण रहते हैं। तो विसर्ग के साथ साथ ये भी आ सकता है, ये ध्यान में देना है। यहाँ से तीनों संधियों की परिभाषा निकल कर के क्या सामने आती है? बताओ भाई। क्या परिभाषा निकल कर सामने आई कि यदि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल हो तो कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। और यदि व्यंजन वर्ण का किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल हो तो व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग या स र का मेल किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से हो तब विसर्ग संधि होती है। ये है आपका इतना कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे अगर बढ़े थोड़ा सा, तो स्वर संधि के अगर हम प्रकार की चर्चा करें, तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5। स्वर संधि कितनी होती है? 5। 2 अपवाद हैं, इसमें 2 अपवाद हैं, हम चर्चा करेंगे। ध्यान समझिएगा यहाँ पे। एक तो हो गया तुम्हारा दीर्घ संधि, एक तुम्हारा हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया तुम्हारा वृद्धि संधि। अगले टॉपिक में एक पेज बदल लेते हैं। देखो इधर स्वर संधि है ना,
स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कितनी होती है? 5। नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 2 वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। नंबर 3 गुण संधि। गुण संधि। नंबर 4 यण संधि। नंबर 5 अयादि संधि। हम अगले 2 दिनों में, अगली 2 क्लासेज में इन दोनों संधियों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपका जो यूपीपी का एग्ज़ाम, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, इसके अलावा उत्तर यूपीटीईटी है, सीटीईटी है, वहाँ जो प्रश्न आते हैं ना, वो सारे प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएं। दीर्घ संधि। अब इसके अलावा यहाँ पे 5 तो आपने प्रकार देख लिए। इस संधि के 2 अपवाद हैं। 2 अपवाद हैं। वो दोनों अपवाद कौन कौन से हैं? एक पूर्व रूप संधि है। इन दोनों अपवादों के बारे में भी पढ़ेंगे। और एक पर रूप संधि है। एक पूर्व रूप संधि है और एक पर रूप संधि है। ध्यान से यहाँ समझिएगा। तो इन सब के सूत्र हैं हर संधि के। जैसे दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा। इतनी बार संधि पढ़ाते समय सूत्र का नाम लिया जाएगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप आपको याद हो जाएगा। दूसरे का सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि। और तीसरे का सूत्र मिलेगा आपको आद गुणा। इसका सूत्र है यण संधि का है इको यणच। अयादि संधि का सूत्र है यचो यवा यावः। यचो यवा यावः। और पर रूप और पूर्व रूप की संधि है एंग पदांतादति। ठीक है, पूर्व रूप की का नाम है एंग पदांतादति। पूर्व रूप संधि का नाम है एंग पदांता दति और पर रूप का नाम है एंग पदांता पर रूपम। पूर्व रूप का नाम हो जाएगा एंग, ये अंगा है, ध्यान समझना, ये अंगा है। और पर रूप संधि का नाम है एंग पर रूपम। ये इतने सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको वृद्धि संधि और गुण संधि के 2 संज्ञा सूत्र भी मिलते हैं। वृद्धि संधि और गुण संधि के 2 संज्ञा सूत्र मिलते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। संज्ञा सूत्र। इसका वृद्धि का, वृद्धि संधि का संज्ञा सूत्र और गुण संधि का संज्ञा सूत्र।
यहाँ से प्रश्न पूछता है भाई, वृद्धि संधि का संज्ञा सूत्र तो ये हो जाएगा वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच, और इसका मिलेगा तो आदेन गुणा। आदेन गुणा। ध्यान समझना। अब वृद्धिरादैच का मतलब है कि ए औ, ये तीनों वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं, और ए ओ, ये आपका गुण संज्ञक वर्ण है, यानी कि ये तीनों गुण संज्ञक वर्ण हैं। याद करिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछता है कि गुण संज्ञक वर्ण बताओ और वृद्धि संज्ञक वर्ण बताओ। ये आपका वृद्धि संज्ञक वर्ण है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ध्यान समझिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा कहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। अब हम इन सूत्रों के माध्यम से थोड़ा सा, जैसे अब ये सूत्र कहाँ से बने, अक एच, ये इको एणच यानी इक अण अच और यच, ये जो प्रत्याहार बने हैं ना, एक छोटी सी कहानी समझना कि एक पाणिनि जी थे, महर्षि पाणिनि जी अपने आश्रम में पढ़ने गए थे, उनके गुरु उनको पढ़ा रहे थे। महर्षि पाणिनि जी को उनके गुरु पढ़ा रहे थे और पाणिनि जी पढ़ नहीं पा रहे थे। वो जी भाई छोटा बच्चा है, कितना पढ़ेगा, तो वो पढ़ाते पढ़ाते थक गए। महर्षि पाणिनि को उनके गुरु पढ़ाते पढ़ाते थक गए, तो उनके गुरु की एक ही लाइन थी कि अब तो हैं भगवान शिव पढ़ाइए, शंकर भगवान के अलावा अब तो होगा कोई पढ़ाए ना पाए। महर्षि पाणिनि के गुरु ने कहा कि अब तो हैं शंकर भगवान पढ़ाइए, अब शंकर भगवान के अलावा तो है क्यों ना पढ़ाई पाए। तब पाणिनि ने कहा, गुरु ही बतावा शंकर भगवान मिली है कहाँ, हम उनसे पढ़ब। तो गुरु कहन कि जो वही कैलाश पर्वत पर जो वही मिली है शंकर भगवान। अब सोचिए कि उसकी इतनी मतलब जिज्ञासा थी, पाणिनि की इतनी जिज्ञासा थी कि वो मतलब अपने गुरु ने जो बताया उसके दिमाग में यही बात थी कि जो गुरु जी बता रहे हैं वो बात सही है। अब वो कैलाश पर्वत पे पहुंच गया। बोले कैसे मिलेंगे, बताया जो वहीं कैलाश पर्वत तपस्या करो, तपस्या करोगे वहीं शंकर जी मिलेंगे, अब केवल वहीं तुमको पढ़ा पाएंगे। तो महर्षि पाणिनि भी चल दिया, गया कैलाश पर्वत पे तपस्या में लीन हो गया। अब शंकर जी के पास भी समस्या हो गई, भाई भगवान तो हैं ही, जब देखे कि एक हमारा शिष्य, उसको बहका दिया किसी ने कि जो तपस्या करो, अब शंकर जी मिलेंगे वहीं तुमको पढ़ाएंगे। तो वो फिर तपस्या में लीन हो गए, और उनकी तपस्या से, पाणिनि जी की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर प्रसन्न हुए कि वही अवतार अवतरित हो गए। अवतरित होने के बाद उनसे भाई उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, अवतरित हुए, उनसे पूछे, कहें ऐसी सी बात है, कहें अच्छा। तो भगवान शंकर ने डमरू को बजाया, अपने डमरू को बजाते हुए, अब जब वो नृत्य करने लगे अपना तांडव वाला नृत्य डमरू को बजाते हुए, तब पाणिनि ने उनके डमरू को बहुत ध्यान से सुना। तो उन्होंने लिखा है, पाणिनि जी की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसमें लिखा गया है कि नृत्यावसाने, यानी पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने अपने डमरू को नृत्य करते हुए अपने डमरू को 14 बार बजाया। उसके लिए लिखा गया है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ठक्काम 9 पंचवारम। नृत्यावसाने नटराज राजो, यानी नृत्य करते हुए भगवान शिव ने क्या किया, ननाद ठक्काम डमरू को बजाया 9 पंचवारम, यानी 9 और 5, 9 5 14 बार।
पाणिनि क्या कर रहे थे, उनकी मतलब आंख बंद करके एकाग्र होके उनकी डमरू की आवाज को सुना और सुनते ही उनकी डमरू से जो ध्वनि निकल रही थी उस ध्वनि को लिखते गए। ध्वनि को 14 बार 14 ध्वनियों को लिखा और उसी ध्वनि को माहेश्वर सूत्र कहा गया। अब उस माहेश्वर सूत्र से ही ये सारे प्रत्याहार निकल कर आए हैं। जो तुम प्रत्याहार की बात करते हो ना कि ये अक कौन सा प्रत्याहार है, भाई इक कौन सा है, यण कौन सा है, हम इसको जानते ही नहीं। भाई इसको नहीं जानते तो ये प्रत्याहार तुमको वहीं से मिलेंगे। और पाणिनि जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी रचना है, अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? महर्षि पाणिनि जी ने। तो उस अष्टाध्यायी पुस्तक में इन्होंने रचना की, 14 माहेश्वर सूत्रों को लिखा और उसी 14 माहेश्वर सूत्र जो पाणिनि जी लिख दिए उसी पर पूरा संस्कृत व्याकरण चला है। आप ये समझिए, पूरा संस्कृत व्याकरण उसी 14 माहेश्वर सूत्र पर चला हुआ है। इसको कभी समझना, आगे हम एक टॉपिक लेंगे, एक क्लास लेंगे माहेश्वर सूत्रों की, प्रत्याहार बनाना सिखाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर संधि आई है तो संधि में मोटा मोटा कौन से प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, इन वर्णों को हम लिख देंगे, याद कर लेना। जो आपका स्वर को अच संधि हम कहते हैं ना, स्वर को अच संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि अच संधि में, अच प्रत्याहार में संस्कृत वर्णमाला के सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए स्वर को अच भी कहा जाता है, उसका एक नाम दिया जाता है। व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि हल एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें संस्कृत वर्णमाला के सारे व्यंजन आ जाते हैं। तो सारे व्यंजन आ गए तो चाहे व्यंजन कहो चाहे हल कहो। बात समझ में आ रही है? तो ये इसके इतने सूत्र हैं, इन सूत्रों को याद कर लेना। परीक्षा में सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सूत्र याद कर लेना। जब अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में हम दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, इन पांचों संधियों को और जो दो अपवाद संधियां हैं पूर्व रूप और पर रूप, इन दोनों संधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लास प्रयास करेंगे 2 से 3 क्लास, भाई कम से कम स्वर संधि के लिए 2, एक व्यंजन के लिए और एक विसर्ग के लिए। प्रयास रहेगा कि 4 से 5 कक्षाओं में आपकी संधि समाप्त कर दी जाए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपका जो संधि को लेकर के डर है वो डर खत्म हो जाए और आप पहचानने लगो शब्द देख करके कि इस शब्द में कौन सी संधि है। आइए, तब तक के लिए, अगली कक्षा तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।